नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व चल रहा है और मुझे लगता है कि इसमें प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम के आगाज से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन मतदाताओं से जिन्होंने अभी तक अपना मतदान नहीं किया। दूसरे चरण के लिए 88 सीटें हैं, 13 राज्य हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं लाजमी है कि वो अपना वोट कास्ट करें। लेकिन आपको बताते चले, दूसरा चरण है और दूसरे चरण में 88 सीट्स हैं, 88 सीट्स हैं, 13 राज्य हैं जिनमें मतदान चल रहा है। दूसरे चरण के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। कहीं ना कहीं जुबानी जंग तो चलती ही रहती है, नेता एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और ये स्वाभाविक सी बात है। जब जैसे जैसे मतदान करीब आते जाते, 2 चरण का हो गया है, तीसरा चरण अगले 7 दिनों के बाद होगा, तो अपने जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं जब आरोपों की बात चलती है तो सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कि विरासत कर लगना चाहिए, वो उसका एक मुद्दा इन्होंने बना दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा है, वो मंगलसूत्र की राजनीति पर उतारू हो चुके हैं। पहले हम बताते हैं कि किस किस बड़े नेता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ओम बिरला है, निर्मला सीतारमण है, अशोक गहलोत है। यानी अगर ये बड़े लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुबह सुबह लाइन में लग करके कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक उस मतदाता को सोचना चाहिए जो एक अच्छी सरकार चाहता है, जो चाहता है कि भारत में बढ़िया लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बने, उसको भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जो अभी तक के आंकड़े हमारे पास मिले हैं, त्रिपुरा में 32.42% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 35.47, ये बहुत बड़ा है। मणिपुर में 33.22% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 31.25%, मध्य प्रदेश में 28.15%, असम में 27.43%, जम्मू कश्मीर में 26.61%, राजस्थान में 26.84%, केरल में 25.61%, उत्तर प्रदेश में 24.31%, ये थोड़ा फिगर कम नजर आ रहा है। कर्नाटका में 22.34%, बिहार में 21.68% और महाराष्ट्र में 18.83%। महाराष्ट्र में सबसे कम पोल प्रतिशत अभी तक है। हो सकता है आगे आगे जैसे मतदान बढ़ रहा है, 6 बजे तक सबको मताधिकार का इस्तेमाल है। मतदान केंद्र में जो आ जाएंगे 6 बजे तक, उनको तो वोटिंग राइट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में कहा हमने कि वोट कास्ट करना बड़ा लाजमी है। इतने कद्दावर नेता अगर लाइन में लग करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप सबके लिए सब्जेक्ट है जो इस वक्त तक अपने घरों में बैठे हैं और अपने मताधिकार के लिए वो बाहर नहीं निकले हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, जरूर प्रयोग करे और बेहतर लोकतांत्रिक सरकार बनाने में अपनी आहुति जरूर डालें। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। बड़ी मैसेज आपको देते चलते हैं, नहीं बड़ी कि वीवीआई पैट को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी कि वीवीआई पैट को, कांग्रेस भी ये कहती थी, इंडिया ब्लॉक पूरा का पूरा कहता था वीवीआई पैट का मिलान होना चाहिए, ईवीएम से उनका मिलान होना चाहिए। याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और बैलेट के माध्यम से, बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से चुनाव पर भी संशय उन्होंने जाहिर किया है। लेकिन हम अपने पैनलिस्ट से आपको मिलाते चलते शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे एक्सट्रीम राइट में साहिल शर्मा जी हैं, उनके साथ सोहित जी हैं, महाना जी हैं और अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विपक्ष याचिकाएं दायर हुई थी कि वीवीपैट में जो पेपर निकलता है उसका मिलान ईवीएम से कीना चाहिए, उन्होंने फिलहाल इसको खारिज। जहां तक रही बात ईवीएम की और कांग्रेस की, दोनों का रिश्ता मैं बताता हूं किस तरह का, और मैंने आपके चैनल पे पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि कांग्रेस का रिश्ता और ईवीएम का एक वो बेवफा
और वफा के बीच के अटका हुआ है। बेवफा और वफा के बीच का अटका हुआ कि जब कभी एक आधी बारी गलती से इनके तरफ जब कांग्रेस बोल पड़े, ईवीएम बोल पड़े, तो इनको लगता है कि वो बड़ी वफादार है इनकी तरफ, और वो समझ सकते हैं ना अब किसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये उस माशूका की तरह उसको समझते हैं कि अगर तो मान गई इनकी बात कभी कभार, जो साल में कभी 5 साल में एक आध बारी मानते हैं, तो वो बड़ी वफादार है, बड़ा कुछ करेगी। लेकिन गलती से जब इनके अगेंस्ट बोल पड़े तो तू बेवफा, तू दफा हो जा, तुझे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सरफिरे आशिक की तरह कांग्रेस जो घूम रही है, क्योंकि इनको पता है कि 40 का आंकड़ा भी जो पार करना इनके लिए मुश्किल है, और कहां भारतीय जनता पार्टी 400 से पार जाने वाली है। फ्रस्ट्रेशन में आके अभी से आपके सामने हो चुका है कि ये ईवीएम को कोसने को तैयार है, क्योंकि 4 जून के नतीजे इनको पता है कि पूरा भारत किसको वोट डालने वाला है। इसीलिए कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कभी कुछ पहुंचेंगे। जब कभी गलती से जिस तरह से हिमाचल में चुनाव जीत गए तब इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब हारेंगे, क्योंकि हार तो आपकी तय है, आपकी नीतियां देख लीजिए, आपका तय है। आप देखिए देश को कितना बेवकूफ बनाएंगे। अभी इन्होंने जो इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर जो उन्होंने बात अपने मैनिफेस्टो में रखी है, तो मैं पूरे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक विडंबना देखिए और क्या संजोग मिलता है विनोद जी, ये साथ जानने वाली चीज है। इनके जो पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा जी, वैसे तो वो ये पूरे ही देश का जवाई बनाने के फिराक में थे, उनके पास जो है 17,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टी को कभी इन्होंने आगे पीछे बांटने की बात नहीं की, और 17,500 का आंकड़ा बड़ा जानने वाला है। बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। आपने घुसपैठिया किसको कहा है? मैं बता, ज्यादा बच्चों वाला किसको कहा है? आप बताइए ना। मैं प्रूव करता हूं। फिरका प्रस्ती का जहर घोल दिया इस समाज में। मैं पूरे एक एक चीज को प्रूव करूंगा केवल 2 मिनट के अंदर, इससे ऊपर ही लूंगा। जो इंदिरा गांधी जी की प्रॉपर्टी थी वो कितनी है? रॉबर्ट वाड्रा की मैंने आपको बताई 17,500 करोड़ की इंदिरा गांधी जी की प्रॉपर्टी थी, 1,75,000 करोड़ डॉलर्स। और जब वो प्रॉपर्टी राजीव गांधी जी ने अपने लिए लेनी थी तो इनहेरिटेंस टैक्स खत्म कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो इनकी आप दोगली नीति समझ सकते हो। जिसकी बात आप घुसपैठियों करते हो, मैं घुसपैठिए कहता हूं किसको? जो वो म्यांमार से उठकर यहां पर हमारे जम्मू के अंदर पहुंच के रास्ते में 8 स्टेटें पड़ती हैं। वेस्ट बंगाल में उस समय किसकी हुकूमत थी? जम्मू में किसकी हुकूमत थी? जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां जो पहुंचे घुसपैठिए नहीं कहेंगे तो उनको क्या कहेंगे बताएं? यहां पर। और वो सबसे बड़ी बात देखिए, घुसपैठिए भी कितने सिलेक्टिव घुसपैठिए हैं। जम्मू में ही रहे, कश्मीर नहीं पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस और एनसी नहीं चाहती थी कि कोई कश्मीर में जाए। सिर्फ और सिर्फ जम्मू वालों के सीने पर मूंग दलने के लिए इनको रखा जाना था। इसीलिए कांग्रेस की जो दोगली नीति है पूरे देश के सामने आ चुकी है। आज जो लोग इनको जवाब दे रहे हैं ईवीएम दबा दबा कर, मैं समझ रहा हूं उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे क्यों हो रही है। आप पर आरोप है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर रोहिंग्या को बसाया है, और घुसपैठिए कौन है इसका डिफाइन या डेफिनेशन कांग्रेस बेहतर बता सकती है। यह अभिजीत जसरोटिया का आरोप है। जी विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बात रखने का मौका दिया। मैं हर बार जो है वो अपनी डिबेट में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिद्धांत पे काम करती है। झूठ बोलो, बार बार बोलते रहो, और तब तक झूठ बोलते रहो जब तक वो झूठ जो है वो सच साबित ना हो जाए। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, लेकिन ये बताना भूल गए, क्योंकि आदत है हमारे यहाँ डोगरी में एक बड़ा देसी अंदाज में कहा जाता है कि चूट की पंड। ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक लोग हैं, ये सारे वही चूट की पंड है। इनका काम ही है जो झूठ फैलाना। इनकी पिछली सरकार में, विनोद जी जरा मैं आपको बताऊं कि इनकी पिछली सरकार में जयंत सिन्हा जो थे वह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पूरा उनका जो भाषण है उस भाषण को जाकर अगर आप देखें, जिसमें वो इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है उन बातों को जो है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे एक जो है हमारे घोषणा पत्र में कहीं जो है हमने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की। देखिए, बड़ा हमारा, जब हम देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं, मैं हर बार कहता हूं कि वो कभी जो है वो मुद्दों पे आकर जो है इस देश की जनता से वोट मांग ही नहीं सकते। उनके अंदर दम ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे जो मुद्दे जो है भावनात्मक मुद्दे हैं, जहां हिंदू मुसलमान की बात करेंगे या बाकी मुद्दों की बात करेंगे। हमारे बड़े भाई साहब ने इंदिरा गांधी का नाम लिया। अरे यार, तुम क्या लोग जो हो इंदिरा गांधी की बात करते हो? 1970 में जो उनका आनंद भवन था वो उन्होंने पंडित नेहरू जो ट्रस्ट था उसके नाम कर दिया। उससे पहले, आजादी से पहले, उनके पास एक स्वराज भवन होता था, जिसको देश की उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने वो स्वराज भवन भी जो था वो देश के नाम कर दिया। तो इस तरह से बातों को जो है गुमराह करिए। मैं एक बात का और यहां जिक्र करना चाहूंगा। 1977 में जब हमारी हार हुई तो जिस जेपी नारायण की कंधे के ऊपर चढ़कर ये जनसंघ, और जो बाद में भारतीय जनता पार्टी 70 साल में 3 बार तो अपना जो है वो नाम चेंज कर चुके हैं, 4 जून के बाद फिर कोई एक जो है वो नाम चेंज होगा। वो गए इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, और उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, अब तो तुम प्रधानमंत्री भी नहीं रही, तो तुम्हारा
पर जो खर्च वगैरह है वो किस तरह से चलेगा, तुम्हारे पास तो कोई अपना मकान भी नहीं है। तो उसने कहा कि पंडित नेहरू की लिखी हुई किताबों से इतनी रॉयल्टी आती है कि जो है मेरा जो है वो घर बार और मेरा परिवार चल जाएगा। इसलिए देश देख रहा है कि आप किन मुद्दों की बात करते हैं। अब आता हूं जरा मैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विनोद जी, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलसी रहे विक्रम रंधावा साहब, उनका एक इंटरव्यू है जेके मीडिया में, आप ही के एक जर्नलिस्ट ने लिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1998 में जब रोहिंग्या यहां पर आए तो वो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो आए, उस समय जो था देश के अंदर किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, और उसी फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा जो था वो इनकी कैबिनेट में जो मंत्री था। और इसी गांधीनगर के अंदर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उसी गांधीनगर के अंदर आकर वो क्यों ठहरे, जिस गांधीनगर का जो विधायक था वो चौधरी प्यारा सिंह जो था वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। इनके अपने जो हाथ है वो जो है वो गुनाहों में जो है वो गिरे हुए हैं। और विनोद जी मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आज टोल हो रहा है। देखिए भारत एक बड़ा जो पुराना लोकतंत्र है, मैंने ईवीएम की बात की, मैं उसका भी जवाब दूंगा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक पुराना लोकतंत्र है। आज जो लोग, एक होता है कि राइट टू वोट, यह हमें अधिकार है, लेकिन विनोद जी मैं एक नई टर्म आपको आज दे रहा हूं, आज लोग घर से निकले हैं राइट टू पनिश का इस्तेमाल करने। वो भारतीय जनता पार्टी को पनिश करने के लिए निकले हैं। वो जानना चाहते हैं कि जब कोरोना 4 जून को पता चल जाएगा। अभिजीत जी आपको कंट्राडिक्ट वो जानना चाहते हैं विनोद जी, वो जानना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी में बात खत्म कर दीजिए। देखिए प्लीज मैं 1 मिनट में भी बात खत्म करूंगा। वो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी में करवा लीजिए डिबेट, वो सरेंडर के लिए चलिए तो जो जुगल ओके सुन लिया, पब्लिक ने आपको सुन लिया। अभिजीत जी आप कंट्राडिक्ट कर रहे थे, चलिए अभिजीत। मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि ये इसी तरह से बीच में बोलते रहेंगे अब आराम से, जैसे हमने इनका झूठ सुना है हमें भी सुनेंगे, सत्य भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर ये बीच में बोलेंगे विनोद जी तो ये डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये गलत है। अब मैं तो एक एक करके जवाब देता हूं, अरे सुन लीजिए ना आप आराम से, एक एक चीज का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, अभी इन्होंने रॉयल्टी की बात कर दी, इंदिरा गांधी जी कहती है मैं रॉयल्टी से पैसे, कितना बड़ा झूठ है। मैंने 1,75,000 करोड़ बीच में बोलेंगे फिर ये, मैं बीच में बोल रहा था इनके विनोद जी, थोड़ी सभ्यता सिखाइए इनको, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थोड़ी सभ्यता सिखाइए इनको, थोड़ी सभ्यता सिखाइए, इस तरह तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस तरह से विनोद जी, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे डिबेट को, आप डिबेट को संभाल नहीं पाएंगे तो मत कीजिए अगर इस तरह की बात, ये गलत बात है। फिर हम ये बता जानते हैं बीच में ये कौन सी बदतमीजी है, ये कौन सी बदतमीजी है मुझे बताइए जरा, ये क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी हार से, ये अपनी हार से क्यों फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं? पूरा देश लूट के खा गए, चोरों की पार्टी बात करेगी यहाँ पर, पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक चोरों की पार्टी बात करेगी यहाँ पर। विनोद जी ये इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, इस तरह से तो जवाब लीजिए ना, तो जवाब लीजिए, क्यों बीच में आपके पेट में दर्द हो रहा है, पहले जवाब ले लीजिए, पहले पेट में दर्द शुरू हो गया आपके, सुनिए ना जरा, आप सबसे बोल रहे थे, आप तो झूठ का झूठ बोली जा रहे थे, आप तो कहीं झूठ का झूठ, ये होती है फ्रस्ट्रेशन, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन जब जवाब ना हो, इसे होती है फ्रस्ट्रेशन जब 40 की सीटें ना आ रही हो, जब 40 की सीटें ना आनी हो ऐसे आवाज को म्यूट जब 40 की सीटें नहीं आती आवाज को म्यूट करवा, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो 40 की सीट नहीं आ रही, पागल हो चुके हैं बेचारे, क्या करें, जनता आपको वोट नहीं देगी, ऐसे जनता वोट नहीं देगी, तुम लोगों को ऐसे वोट नहीं मिलेगा, 40 की सीटें नहीं आएंगी इस तरह से 40 की सीटें भी नहीं आएंगी। आपका सुपड़ा साफ है, आपका सुपड़ा साफ है और ये आप ही का पाप है, आपका सुपड़ा साफ है, ये आप ही का पाप है, आपका सुपड़ा साफ है, ये आप ही का पाप है। देश देगा जवाब आपको, 4 जून को देश आपको जवाब देगा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और ये कांग्रेस का ही पाप है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि साहिल की आवाज को म्यूट कर दिया जाए, प्रवक्ता कांग्रेस साहिल शर्मा की आवाज को फिलहाल म्यूट कर दिया जाए। चलिए अगर इस तरह से डिबेट आपको, आपने बड़े प्यार से बोला, आपने बड़े प्यार से बोला, इन्होंने पूरा सुना, आप बोला मैंने पूरा सुना, चलिए मैंने सुना, सभ्यता के नाम की थोड़ी तो चीज होनी चाहिए, पार्टी तो असभ्य है, ये भी असभ्य हो चुके हैं, आपका सुपड़ा साफ है, क्यों ये आप ही का पाप है। और सुन लीजिए, अब मैं आता हूं सत्य के ऊपर, झूठ बहुत सुन लिया लोगों ने, अब सत्य सुने, सत्य से रूबरू कराता हूं। लेकिन विनोद जी ऐसे बात नहीं बनेगी, विनोद जी ऐसे बात नहीं बनेगी, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, ना चलेगी, आपका सुपड़ा साफ है। चलिए आप साहिल जी आप डिबेट को डिटेल करते हैं, मिलते हैं अभिजीत जी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। मैं अभिजीत से पहले मैं महाना जी से जानना चाहूंगा। महाना जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक बड़े बड़े बैनर लगा करके अपनी जनसभाएं कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान बड़ा बड़ा लिखा रहता है, क्या ये डराने वाला सीन नहीं है? क्या आप या इंडिया ब्लॉक पब्लिक को, जनता को, आवाम को, मतदाताओं को डरा नहीं रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा? देखिए, इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक तो बाद में आता है। पहले इन्हीं के 4 मंत्रियों ने अपने भाषणों में बोला है कि हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, संविधान में हम बदलाव करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इनिशिएट उन्होंने करा है भारतीय जनता पार्टी के ही अपने मिनिस्टरों ने, तो बाकियों को आप 2 मिनट के लिए आप जेल भेज देते हैं। आपने उन 4 के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? नंबर 1, जब आपके, देखिए, जब घर से ही बात निकली है इनके कि हम संविधान को बदलेंगे और कुछ अमेंडमेंट्स जो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करी है, तो उससे सबको ये लग गया है कि जैसे ही ये कोई भी चीज मैंडेट में आते हैं तो ये रातों रात अपना मैंडेट से जो भी है कुछ भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने हैं। दूसरी रही बात कि ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़े चारों तरफ, मेरे दोनों तरफ ओपोनेंट्स हैं, एंड अच्छा स्ट्रांग ओपोनेंट होना, विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। बट आई थिंक लेट्स एक मर्यादा का उल्लंघन ना हम करें और अपनी बात जो है हर किसी को रखने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो है, और इस समय जो इलेक्शन के दौरान जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और बड़े दिग्गज नेता हो, ये भाषा मर्यादा से बिल्कुल बाहर जा रही है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, मैंने पहले भी बोला आपके चैनल पे भी कि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादा में नहीं है। आई थिंक उन्हें अपनी मर्यादा में रह के करने चाहिए। आज आप एक पर्टिकुलर जो जाति है उसको आप वो कर रहे हैं, एंड इसका संज्ञान सबने लिया है, विच इज नॉट गुड। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मजेदार बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिविजुअली आप समन्स नहीं भेज रहे हो, आप पार्टी को भेज रहे हो। क्यों इतना डर लग गया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर हम, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हो, उनके नाम से क्यों नहीं भेज रहे हैं आप, पार्टी के नाम से क्यों भेज रहे हैं? वैसे कोई बात कोई भी मिनिस्टर करता है कुछ भी, और जो पार्टी के हित में नहीं होती है, तो आप फटाफट से बोल देते हैं कि जी पार्टी तो किनारा कर रही है इससे, ये तो इंडिविजुअल उसका है। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, आदरणीय मोदी जी ने जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो पार्टी क्यों जिम्मेवार है उसमें? हमारे आदरणीय मोदी जी क्यों नहीं है जिम्मेवार? तो ये सारी चीजें जो है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवरिज्म देना, आई थिंक ये एक डेमोक्रेसी की मर्यादा नहीं है, और इसी से ही पता चलता है डेमोक्रेसी खतरे में है। सोहित जी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लताड़ा है, आगे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको ऑन नहीं करती, आप फिर भी ढोल पीटते हैं मैं इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हूं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहां और किस दिशा में है? क्या अलगाववादियों के साथ आपका बात ऐसी है विनोद जी, वही बात आ जाती है भारत का संविधान, हम सब उसके जिम्मेवार है, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इंडिया ब्लॉक में जैसे टीएमसी लड़ रही है, जैसे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वैसे चलो पीडीपी भी लड़ रही है, लेकिन आना इंडिया ब्लॉक में ही है। ये मुहावरा बड़ा संविधान को बचाना है, ये हमारा फर्ज है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमने भारत के संविधान को बचाना है, ये हमने सबसे पहली बात सोचनी चाहिए। अनंतनाग से भारत का संविधान बच जाएगा, मुझे इतना बता दीजिए, एक बता दीजिए। एक सीट भारतीय जनता पार्टी तो बीजबहारा की पार्टी कहती है, बीजबहारा की पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी। एक सीट भारत के संविधान को बचाएगी, ये मैं आपको बात कह दूं। अब यहां तक बात है भारत के संविधान पे अगर हम बात करें, तो मुझे बताओ आज के समय में कहां हमारा संविधान स्टैंड कर रहा है? किस तरह से हमारे माननीय मोदी साहब जो मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, जो भेदभाव हिंदू मुस्लिम में कर रहे हैं, ये मंगलसूत्र आप ही की देन है, धमका रहे हैं,
तो ये संविधान आपके ये सामने है। अब अगर और जिस सर्वे तरह कराने से- की बात करवाओगे, सुन लीजिए ना विनोद जी, वेल्थ का सर्वे मुझे तो करवाने मौका की बात दीजिए, आप करोगे, यहाँ भी हमें मंगलसूत्र दबा आ रहे हैं। जाएगा। आप यहाँ भी हमें दबा रहे हैं, मौका तो दीजिए बोलने का। चलिए, चलिए। हाँ, सभी को सोहेल जी, मौका आप बोलने का। नाराज रहते हैं, अगर चलिए। कांग्रेस और अब हम- बीजेपी को हक है तो पीडीपी को भी मौका दीजिए बोलने का। चलिए आप हमारे बोलिए। हमारे लिए तो मीडिया का रुख भी जो है बड़ा देखो दवाइए ना, सुन लीजिए ना, संविधान की बात चल रही है ना। अब देखो कैसी बात है, इनके माननीय प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से डराते हैं। इनके जो मंत्री हैं गुजरात के, वो राजपूतों को परिवार पे वो उंगली उठाते हैं, उनके मतलब बहन बेटियों पे उंगली उठाती हैं। जिस तरह से सूरत में इन्होंने सीट को हासिल किया, जिस तरह से वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को डराया गया, और जिस तरह से आज के समय में रजौरी पुंछ में भी यही हालात बनने जा रहे हैं। विनोद जी, ये बात बता दूं, साम दाम दंड भेद जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो इस समय ये करने को तैयार बैठे हुए हैं। और मैं चुनाव आयुक्त, आपके माध्यम से चुनाव आयुक्त को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि रजौरी पुंछ को अगर आपने अनंतनाग के साथ जोड़ा हुआ है तो आपका फर्ज बनता है कि वहां पर टाइम टू टाइम इलेक्शंस होनी चाहिए। जिस तरह से अगर कोई पार्टियां लेटर लिख रही हैं तो वो लोग डर रहे हैं कि किसी तरह से मैडम पार्लियामेंट में ना पहुंच जाए। ये वो पीडीपी है जिसे पार्लियामेंट के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया, आपने पीला पंजा को रोका। आपने अपना जो पूरा जम्मू कश्मीर में पीला पंजा चल रहा था उसको हमने पार्लियामेंट में जाकर रोका। ये हमारी पार्टी है और ये हमारी आंदोलनकारी पार्टी है। आपने अपना पूरा समय ले लिया, अब तो कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अभिजीत से जानना चाहता हूँ, अभिजीत जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सूरत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इल्जामात तो आप पर लगते हैं कि आप पूरे फोर्स, पूरी एजेंसीज का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो क्योंकि 3-3 है ये, मैं अकेला हूं, लेकिन खैर एक अकेला भी इन पे भारी पड़ रहा है। बात यहाँ पर ही आती है, देखिए बात किसी की होगी, कांग्रेस के दांत बाहर आ जाएंगे, 4 तारीख को पूरे ही आ जाएंगे, घबराए ना। तो बात अभी आती है कि बीच में अगर ना बोले तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पीडीपी का जवाब दे लूँ, क्योंकि एक एक करके सबका जवाब देना जरूरी है। संविधान की बात कौन करता है, जो इसी देश में 2 संविधान लाने की फिराक में थे, यहाँ पर हिंदुस्तान की करेंसी होते हुए दूसरी करेंसी लाने के फिराक में थे, 2 प्रधानमंत्री बनाने के बात फिराक में ऐसी थे। है भाई, ये हम बीच में- अपने रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, बीच में हम बोलेंगे, अपने जेएनके की बीच बात में कर रहे बोलेंगे हैं, विनोद हम अपने जी, इन सबको जेएनके ये की कौन बात सी कर रहे हैं। बीमारी है? जेएनके में क्या इस कर रहे बीमारी हैं? का नाम क्या आप है? जेएनके में क्या कर रहे सोचिए हैं? बोलता है, हम अपने तो जेएनके पेट की में बात दर्द कर रहे शुरू हो हैं। जाती हम है। अपने इस जेएनके बीमारी का नाम बताया चाहते जाए हैं। मुझे। हम अपने प्लीज, जेएनके मैं में कहूँगा इस बीमारी का नाम बताओ आप कि लोगों जब ने मैं जेएनके बोलता का हूँ बेड़ा गर्क कर इनके दिया। पेट में दर्द हो आप जाता है। लोगों ने तो जेएनके का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए मैं हम बोल रहा लोगों ने हूँ, जेएनके आप को बोल रास्ता लीजिए, दिखाया, अब सत्य हम नहीं लोगों सुना ने जाता, शांति दिलाई सत्य है। सुना नहीं जाता। आप लोगों ने तो जब सुन लीजिए, सत्य नहीं सुना जाता, क्या करें बेचारे, इनको आदत ही झूठ बोलने की। 60 साल से अरे कांग्रेस झूठ, का आपके झूठ माननीय देखिए, प्रधानमंत्री फिर झूठ शुरू हो बोलते हैं, जाएंगे। तो बोलो आप झूठ बोलने बोलो की भाई, बात बोलो, है। लो बोलो, जनता को बोलो मालूम झूठ, है, जनता बोलो को और मालूम बोलो है। और बोलो, बस जनता हो को गया, मालूम है। हो गया, मैं बोलूँ अब? अभिजीत जी, तो carry on। एक ही देश के अंदर ये दो झंडों की बातें करते थे, आज देश का संविधान इन्हें बड़ा खतरे में नजर आ रहा है। देखिए भाई, विडंबना देखिए। अब मैं दूसरी चीज आता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर, देखिए झूठ नहीं बोलते भाई साहब, हम आपको जो दिखा रहे हैं ये देख लीजिए, यूपीआई और नेशनल पेपर्स है उस समय के, जिसके अंदर बताया गया, जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी रॉयल्टी के ऊपर उसके बाद सर्वाइव कर रही थी। 1,75,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति उनकी थी, जो उन्होंने बाद में अपने आगे जो नाते पोते थे उनको उन्होंने दी थी उसके बाद, जिसके लिए राजीव गांधी जी को बात कांग्रेस की हो रही है। आपके यहां पर किसने पौ रखा आपके ऊपर, मुझे सुनिए तो सुन लीजिए। उसके बाद मुझे बताइए कि अपने नाते पोतों को देने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स देश ने खत्म कर दिया। अब देखिए देश को, सबसे पहले कांग्रेस ने देश को कैसे बांटा, धर्म के नाम पे बांटा, 1 देश 2 देश 3 देश, ये तो चौथा देश भी, यानी कि हमारा जम्मू कश्मीर भी प्लेटर में परोसकर पाकिस्तान को दे चुके थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने आके 90 में यहां पर ललकार कर यहां पर तिरंगा चढ़ाया जाकर लाल चौक के अंदर, तो हम लोग बचे। और उसके बाद हमारे को पूर्ण रूप से विलय कराया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, फिर ये बीच में बोलेंगे विनोद जी इनको कौन सी बीमारी है, इलाज करवाएं इनका कृपया, अगर चैनल के नहीं मेरे खर्चे के ऊपर के पेट दर्द का इलाज कराएं।
बात मैं कांग्रेस से कर रहा हूं। जिस कांग्रेस ने इनको निकाल दिया, जिस कांग्रेस ने इनको दरबदर कर दिया, उस कांग्रेस की इमारत में आज भी खड़े। वैसे वफादारी है कांग्रेस के लिए इनकी, मानना पड़ेगा। कांग्रेस ने इनको इस तरह से बेचारों को खज्जल कर दिया। अगली खिड़की से चढ़ते थे, पिछली खिड़की से बाहर, पिछली से चढ़ते थे अगली खिड़की से। लेकिन आज भी देखिए कांग्रेस के लिए नहीं सुन सकते, कांग्रेस के लिए सुन सकते। अब मैं इसके ऊपर आता हूं, जो सच्चाई है, सच्चाई को ये सुनना बड़ा जरूरी है। इस देश को पहले इन्होंने 2300 में बांटा और चौथा हिस्सा बांटने की फिराक में थे विनोद जी, ये बात जानना बड़ा जरूरी है देश के लिए। ये देश को फिर धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटक के अंदर धर्म के नाम पे क्या इन्होंने नहीं दी, रिजर्वेशन नहीं दी धर्म के नाम के ऊपर। 12% लोगों को 22% की रिजर्वेशन हमारा ओबीसी का हक आकर कर्नाटक के अंदर दिया है। ये सबसे बड़ी बात क्या देश देख नहीं रहा है? अगर देश के अंदर ये बात की जा रही है तो क्यों बात की जा रही है? हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? लौटते हैं अभी जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। पानी हुआ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैं अभिजीत जसरोटे से जानना चाहूंगा, आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर विभाजित किया जा रहा है, कांग्रेस कर रही है। आपकी राजनीति तो पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर रहती है, ये कांग्रेस का आरोप है। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, सनातन अचानक खतरे में आ जाता है, मंदिर के नाम पर आप वोट मांगते हैं। अभी तो मैंने पुलवामा वाला जिक्र ही नहीं किया। मैं बिल्कुल सही बात के ऊपर आऊंगा विनोद जी। बात यह आती है कि हम इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं। अगर हमने बात किया कि कांग्रेस धर्म के ऊपर आज राजनीति कर रही है, इसमें झूठ क्या है? कर्नाटका के आंकड़े मैंने आपको दे दिए कि 12.5% के लोगों को 22% की रिजर्वेशन दी गई, ओबीसी का हक आकर दी गई। इसमें बताएं अगर कुछ झूठ है तो आपके सामने ही है। और जो आज कास्ट सेंसिस की बात करते हैं, 2011 में भी तो कास्ट सेंसिस हुआ था, तब इन्होंने क्यों नहीं रिवील किया? क्योंकि इनके लिए कास्ट केवल एक ही कास्ट है, बाकी कास्ट इनके लिए कास्ट ही मैटर नहीं करती है। और ये कास्ट भी नहीं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर देश का उत्पीड़न करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी है। 2 से 3 देश, 3 से 4 देश बनाने वाली ये पार्टी आज इसके ऊपर ही बात करेगी। और कम से कम इनको अपनी हिस्ट्री अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि किस तरह से हमने 2 देशों का जब विभाजन किया था तो 47 से पहले आपके नेहरू जी और लॉर्ड माउंटबेटन 2 महीने, क्योंकि अगस्त में देश आजाद हुआ, जून जुलाई की छुट्टियों में दोनों कहां थे? पूरा देश जान ले कहां पर थे। क्या लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये शिमला में बैठकर 2 नेशन थ्योरी और दोनों देशों का विभाजन करने का प्लान नहीं बना रहे थे? क्या इनको भूल गई वो ट्रेन जो पाकिस्तान से आई थी अमृतसर में, पूरी की पूरी कटी हुई ट्रेन जिसमें माताओं के वक्षस्थल तक काट दिए गए थे और छोटे छोटे बच्चे उन कटे हुए वक्षस्थलों से दूध पी रहे थे? या इनको वो दिन भूल गया? और उसके ऊपर क्या लिखा गया था कि आजादी मुबारक हो। ये कांग्रेस ही उस समय थी जिन्होंने ये देश का हालत किया। और यही नहीं, वहां से शुरू हुए राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपए लेने के बाद अक्साई चीन, डूरू वैली, ये सबके सब चीन को सुपुर्द की इन्होंने। और यही नहीं, इनके राहुल बाबा जोड़ो तोड़ो न्याय न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश नहीं जाते हैं क्योंकि वो चीन को दे बैठे हैं। क्या देश इनके हाथों में सौंपा जा सकता है? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, ये वो देश के लोग हैं जिन्होंने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। और आज अगर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए तो कांग्रेस का वोट बैंक खराब हो गया, जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है उनको वोट नहीं देगा। इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कर्नाटका के आरक्षण की बात करेंगे आप, 2 नेशन थ्योरी की बात करेंगे, कुछ बचा हुआ है सामने सामने देखिए। हाँ, कर्नाटका जी। विनोद जी देखिए, मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि ये जो लोग हैं ये पूरे सिद्धांत पे काम करते हैं, झूठ बोलने के सिद्धांत पे। देखिए कर्नाटका के अंदर जो मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है 1970 में उसकी सिफारिश की गई और 1993 में जब वहां पर जो इनके सहयोगी हैं जेडीएस वाले, जो बाद में देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार के समय जो लागू हुआ, आज जो है वो इनके साथ है। और सुनिए, उसके बाद कर्नाटका में 2 बार इनकी सरकार आई और दोनों बार जो ये था उस मुस्लिम आरक्षण को इन लोगों ने नहीं हटाया, लेकिन आज जो है वो राजनीति के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करेंगे क्योंकि देखिए कल ही जो है देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो नोटिस गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो देश के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, वो पूरा देश देख रहा है। अब मैं जरा आता हूं कि इन्होंने बड़ा 1947 से पहले का जो भारत है उसका भी जरा जिक्र कर दिया और 2 नेशन थ्योरी की बात कर दी। अरे 2 नेशन थ्योरी जो सबसे पहले दी गई वो हिंदू महासभा के सावरकर द्वारा दी गई। 2 नेशन थ्योरी जिस
असेंबली में पास हुई। उस असेंबली में फजलुल हक की सरकार थी, जिसमें आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां पाकिस्तान टर्म कॉइन हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट का हिस्सा था। 1942 में जब पूरा देश जो था भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रहा था, यही आरएसएस, यही हिंदू महासभा के जो लोग थे, वो अंग्रेजों को लेटर लिखकर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने की बात कर रहे थे। इन्हीं की बंच ऑफ थॉट कहती है कि जो आजादी देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को मिले, बड़ा ऊपर वाले तबके के बराबर, ऐसी आजादी जो है हमें मंजूर नहीं। इन्हीं के आरएसएस के गोलवर्कर साहब कहते हैं कि जो तिरंगा, तीन रंगी तिरंगा है, ये तीन रंगी तिरंगा जो है वो अशुभ होता है, वो जो है एक रंग का जो है वो तिरंगा होना चाहिए। इसलिए मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देख लीजिए इस जसरोटी साहब का चेहरा अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये उसी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ है। पिछले 20 दिनों में, पिछले एक महीने में लगातार जिस तरह से इनके सांसदों के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 400 सीटें चाहिए। इनके अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि 400 सीटें चाहिए, इस देश के संविधान को बदलना है। इनकी ज्योति मित्रा कहती है 400 सीटें चाहिए, देश के संविधान को बदलना है। इनके लल्लू सिंह अयोध्या से सांसद जो है वो कहते हैं कि 400 सीटें चाहिए, क्योंकि देश के संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जिनको बाहर निकालना है। हाथ जोड़कर मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देश की 75% आबादी जो है, देख लीजिए किस तरह के ये बयान दे रहे हैं। और उसके बाद विनोद जी, मैं जरा आता हूं, इन्होंने, मेरे भाई ने उससे पहले जो कहा था ईवीएम की बड़ी बात की। अरे पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जहां से 40 वोटें थी और वहां पर ईवीएम नहीं था, उन वोटों के वो ईवीएम नहीं था, कोशिश की। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आपने वहां पर जो लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। 6 महीने से इलेक्शन कमीशन से विपक्ष की पार्टियां जो मिलने का समय मांग रही थी, आपके पास उनसे जो है वो मिलने का समय नहीं। और इंदिरा गांधी की जो बात करते हैं 1962 में, विनोद जी मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं, विनोद जी बहुत ही धन्यवाद, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। 1962 में पूरी दुनिया ने देखा कि इंदिरा गांधी ने जो थे वो अपने घर में जो थे आर्मी को देश के लिए, और चाइना की बात करती है। देखिए सबको बराबर का समय देना चाहिए, सबको बराबर का देना, इसका सबको बराबर का समय देना। विनोद जी सुनिए, ये चाइना की बात करते हैं। पिछले दिनों चाइना का डेलीगेशन आरएसएस से गुपचुप तरीके से उनके मुख्यालय में मिला है। पूरा देश कौन सी जो है इनके बीच खिचड़ी पकड़ी है। ये गलवान से पहले कौन मिला था? पूरा देश देखता है। गलवान से पहले चाइना के राजदूत से कौन मिला था? आपकी नहीं सुन रहे, हमारी कहां सुनेंगे विनोद जी? वो बेचारा झूठ बोलने में इतना व्यस्त है। महाना जी देखिए, राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया कि हम अपने मंगल सूत्र के ऊपर आ गए। देश ने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, कहा साहिल जी लोग इसको पसंद, साहिल जी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप जबरदस्ती करें लोग पसंद नहीं करते ना। इतनी लंबी बात करें, ऐसे सीटें नहीं आएंगी। अभी आप 4 जून तक इंतजार कीजिए, 4 जून तक इंतजार कीजिए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। 4 जून जी माना जी, मैं कह रहा हूँ राजनीति का स्तर, प्रचार का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है। चलिए मैं टीम से बोलूंगा कि फिर ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं जिनका ना खुद चलिए कंट्रोल है, जैसे माना कंट्रोल। देखिए इनके झूठ का जो है, मेरी बात सुनिए, पिछले 10 साल माना जी राजनीति का स्तर इतना गिर गया। अरे साहिल जी संसद में खड़े होकर माफी मांगी थी कि जब उन्होंने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि दुनिया की तीसरी सबसे, मैंने 2-3 बार आपको बोल दिया ना, म्यूट कर दीजिए साहिल जी को, साहिल जी को म्यूट कर दीजिए। आप तो अपनी आवाज दबाएंगे विनोद जी। देखिए सच जो है वो अब आप पर बढ़ गए, अब आपके पीछे हो गए, आप कहेंगे ये मोदी मीडिया है, अब आपको मोदी मीडिया का लेवल लगाएंगे। प्रवक्ता को दे रहे नाचना जाने आंगन टेढ़ा क्या करेंगे, जो अपनी बात है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा क्या करेंगे बेचारे। पहले तो बड़े अदब के साथ मैं अपने को पैनलिस्ट को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने अपने टाइम पे अपनी बात आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक एक पैनल डिस्कशन में एक मर्यादा होती है कि जिसको बोला जाता है उसको जवाब देने दें। बहुत अच्छी बात है एंड ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने अपनी बात रखनी है। लेकिन बड़ी मिस्टर जसरोटिया से ये बात करना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, इसीलिए वो वहाँ नहीं जाते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता, लीजिए मैंने कहा क्या था, मैंने कहा इनके राहुल बाबा वहीं, पहले सुन लीजिए करें पूरी तरह से। मैंने सुन यात्री नहीं करते, यात्रा शुरू की वहाँ देखिए पहले सुन लीजिए करें, किसी ने क्या कहा, कोई बात नहीं करिए। आप साहिल जी को म्यूट कर दीजिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि साहिल जी को म्यूट कर दीजिए, इंश्योर कीजिए कि म्यूट हो गया है। आपकी
अभी बड़ी खबर सुनाते हैं। 1 बजे का जो फिगर आई है, कर्नाटका में 38, त्रिपुरा में 54%, यूपी में 35, पश्चिम बंगाल में 47। 1 बजे तक के मतदान का प्रतिशत भी सामने आया है और अच्छा है। 42% जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत दे रहा है। कर्नाटका में 38, त्रिपुरा में 54, यूपी में 35, पश्चिम बंगाल में 47। ये 1 बजे तक का है और मुझे लगता है कि ये अच्छा पोल परसेंटेज है, जो अच्छा संकेत देता है कि कांटे की टक्कर होगी और बेहतर जो परिणाम है 4 जून के सामने आएंगे। चलिए महाराज, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर रोकते हैं। फिर स्वागत है। और महाराज जी से हम बात कर रहे थे कि सियासत का और प्रचार का म्यार कितना गिर गया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। अभी हमने डिबेट में भी देखा है जी। एक महाराज जी 1 मिनट, फिर पश्चिम बंगाल में 47.29, त्रिपुरा में 54.79, बिहार में 33.80, यूपी में 35.73, एमपी में 38.96, मणिपुर में 54.26, महाराष्ट्र में 31.77, केरल में 39.29, असम में 40.31 और जम्मू कश्मीर में 42.88% मतदान 1 बजे तक हो चुका। राजस्थान में 40.39। तो महाना जी, आपसे मैं कह रहा था कि कितना म्यार गिर गया है। डिबेट में भी हम देख रहे थे और वैसे भी हम जनसभाओं में देखते हैं बड़े बड़े नेता किस तरह के बयानबाजी देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी आज की विडंबना ही यही है कि काम करने का जो स्तर है उसकी तो बात ही हम क्या करें, लेकिन मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं सबके, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, चाहे वो छोटे से छोटे प्रवक्ता हो, आई थिंक हम सबको एक मर्यादा में रह के और अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे कहने का पूरा हक है। और कहने के भी बड़े तरीके हैं। ज्यादा जोर से बोलने से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। वही बात आप आराम से बोल के भी जनता तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरा मानना है। मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरा जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों से, जब से देश आजाद हुआ है, जो भी पार्टियां आई हैं सबने कंट्रीब्यूट किया है। कोई एक इंडिविजुअल पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हमारे टाइम में हमने ज्यादा काम किया है। सारी चीजें जो आज इनिशिएट हुई हैं, वो जो फर्स्ट पार्टी रही है देश की इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने इनिशिएट किया है बहुत सारी चीजें। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी के राज में ही सारा कुछ हुआ है, पहले किसी ने 70 साल कुछ भी नहीं किया है या 64 ईयर्स कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों को बरगलाने का, चाहे वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे वो ऑपोजिशन के लीडर्स हो, बरगलाने का काम हर कोई भी नहीं छोड़ रहा है। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं उसका गुणगान कर रहे हैं। बट क्या ऐसी वजह है, विनोद जी, मैं पूछना चाहती हूं कि आम आदमी आज भी त्रासदी से गुजर रहा है। अगर ये सारे इतना गुणगान करते हैं, तो जब आप आम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मेरा भी इंटरेक्शन कम से कम आम लोगों से काफी होता रहता है। अभी हाल ही में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर, एंड पूरे बॉर्डर एरिया के बच्चे वहां आ रहे हैं। तो मतलब जब मैं उनसे बात करती हूँ इस विषय के ऊपर, लेकिन वो सारे अपने बच्चों के लिए बड़े परेशान हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सारे जो इतनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो ये कहाँ जा रहा है पैसा, ये कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये कहाँ पे चीजें हो रही हैं। एंड जो भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, उसका ये काम होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना। बट क्या वजह है कि छोटे छोटे मेयर के इलेक्शंस के लिए भी आप
धांधलियां कर रहे हैं। आज आप अगर देखें, आज दिल्ली में मेयर का इलेक्शन था, दोनों आपस में भिड़ रही हैं, इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे, मेयर का चुनाव भी नहीं हो रहा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि स्तर जो है ना दिन ब दिन पॉलिटिक्स में गिरता जा रहा है, और मुझे लगता है हम सारे उसके लिए जिम्मेवार हैं। सोई जी, आप इल्जाम लगाते हैं बीजेपी पे कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। क्या जरूरत थी कांग्रेस को ये कहना कि प्रॉपर्टी को, वेल्थ को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका सर्वे करवाया नहीं जाएगा, कहा सर, नहीं और कहा। संसाधनों का पहला राइट जो है माइनॉरिटीज का होता देखो है। विनोद जी, बात ऐसी है, कांग्रेस ने, जहां तक मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ये अच्छे ढंग से कांग्रेस ही बात को समझा सकती है, लेकिन जहां तक मैंने भी टीवी में सुना है और देखा है, तो मुझे यहां तक लगा है ये सिर्फ डराने और धमकाने की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के एजेंडे में तो ये सब चीजें तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मोदी साहब कहेंगे कि बाजरे का एक्सरे होगा, आपके घर के अंदर बाजरा है उसका भी एक्सरे किया जाएगा, आपके घर का ये एक्सरे किया जाएगा, ये बड़ी दुख की बात है। बहुत नीचे स्तर पर आ गए हैं, मतलब इस कदर आप जनता के बीच में अगर आप जाओ, कहो कि हाँ भाई हमने बेरोजगारी आपकी दूर की, हमने आपको इंडस्ट्रीज दी, हमने आपको, मुद्दों पे बात होती तो वो बात अलग थी। लेकिन अगर आप धर्मों पे चले जाओगे, आप कहोगे कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, सो ये बड़ी छोटी राजनीति पे आप जब ये कहते हो कि कांग्रेस आई तो सनातन और मजबूत हो जाएगा, तब देखो विनोद जी, सनातन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है, ये सिर्फ आगे मजबूत रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ ये इनकी व्यापार है, इनका बिजनेस है, इनके बिजनेस को लोगों को डरा के चलाने वाली बात साहिल जी आपके पास आता हूँ। पहले मैं अभिजीत जी के पास जाऊंगा, आपको पहले मौका दिया। मैं बिल्कुल टाइम के साथ, मैं जितना टाइम बोलूंगा पूरा टाइम इनको भी आप दीजिएगा। देखिए अभिजीत जी, आप कितनी देर तक सनातन के नाम पर लोगों को डराते रहेंगे? नहीं, देखिए हिंदू खतरे में है, सनातन किसी का, और आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीफ कंपनियों से पैसा भी ले लेंगे और सनातन की भी चर्चा करेंगे, डोल पीट लेंगे जम करके। सनातन किसी का मोहताज नहीं है, सनातन है तो दुनिया है। जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। सनातन कभी खत्म ये बात याद रखिएगा। सनातन कभी खत्म नहीं हो देखें, बीच में बोलिएगा। और जो लोग इस फिराक में हैं कि सनातन को डैमेज करेंगे, उनका खुद ब खुद ये आपकी सोच है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये आपकी सोच है। सनातन बहुत ये बीच में बोलते हैं विनोद जी, ये दिक्कत की बात है। डराते हो ना यार, आप डराते हो, मीडिया के माध्यम से जनता को डराते हो कि सनातन, किसी को बुला लीजिए, सनातन बहुत मजबूत है। इन्हीं को बुला आप अपनी बात मैं कीजिए, किस-किस को समझाऊंगा? आप अपनी बात मुझे कीजिए। बताइए, मैं किस-किस को विनोद जी, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि जनता को इतनी बात क्लियर है कि सनातन बहुत मजबूत है। आप राइट डाउन कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, लिख लीजिए कि अभिजीत जी ने क्या किया, उसका जवाब देना। जो उन्होंने बुरा कीजिए, आप जैसे साहिल जी लिख रहे हैं। मैं नहीं लिखता हूँ सर, मैं सारी सुन रहा हूँ ध्यान से। अच्छा, अब बात ये आती है विनोद जी, सनातन की बात और सनातन की फिक्र किनको है। 2008 अमरनाथ लैंड रो, अच्छी तरह से आपको याद है, ये सनातनी ही थे जो कहते थे बालटाल के अंदर हमें सर छुपाने की जगह दे दीजिए, और महबूबा मुफ्ती ने 2008 का हाई कोर्ट का ऑर्डर फेंक दिया और जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम और डोगरा वर्सेस कश्मीरी कराया था। आज सनातन की इनको बड़ी फिक्र है, पता नहीं किस तरह से फिक्र आती है। दूसरी बात आती है, सनातन के खिलाफ इन सब ने पूरे का पूरा काम किया हुआ है। मनमोहन सिंह जी, वैसे तो वो मौन में ही रहे क्योंकि पीछे से उनको रिमोट कंट्रोल से बेचारों को चलाया जा रहा था, लेकिन बीच में उन्होंने जब एक बार अपना मौन तोड़ा, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं, और ये कोट हुआ है, ये आपके सामने हर एक चीज अवेलेबल है, कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लोगों का है। आप बताएं, एज ए प्रधानमंत्री जब आप इस तरह की बात करते हैं तो देश को क्या समझना चाहिए? अरे आप चलाइए अपनी पार्टी, लेकिन सनातनियों से आपको इतना खुंदक, सनातनियों के खिलाफ आपके मन में इतना जहर, ये किस तरह से आएगा? विनोद जी, मुझे समझाना चाहिए इस पार्टी को कम से कम। इसी देश के ऊपर आपने पूरे देश का विभाजन किया था, लेकिन आपके हम मोहताज नहीं है कि आप हमें बताएंगे क्या और हम क्या करेंगे। आज हमने देश को कर दिखाया है। तो अब मैं आता हूं दूसरी पार्टी की तरफ आपको बराबर मौका देंगे। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की, जो पार्टी एक विकल्प बनकर उभरी कांग्रेस के खिलाफ ही सारे का सारा एजेंडा था। आज कांग्रेस के प्यार में इस तरह से बह गई है कि इनको ना सत्य दिखाई दे रहा है, ना सत्य दिखाई दे रहा है। आज सभ्यता की बात करेंगे। हमने सुनी थी कहावत, कोयले की दलाली में मुंह काला।
लेकिन शराब की दलाली में मुंह गीला होने के बाद घुस गए जेल के अंदर, बाहर से पड़ा ताला। वो आपके सामने ही है, वो समय बताएगा, आपके सामने ही है क्या हालत की। एक जगह का चीफ मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है शराब बेचने के अब अंदर। हमारी भी बात सुनिए। सभ्यता की बात बॉर्डर से मैं बॉर्डर से मेरे पास बच्चे आते हैं, इनको शायद पता है ये बॉर्डर है जिसे सबसे पहले एएनसी अभी दिया गया इस बॉर्डर के अंदर, और अभी बॉर्डर के अंदर से कितनी ज्यादा पुलिस की ब्रिगेडें वहां से खड़ी की गई हैं। तो क्या जानते हैं सत्य ये। चलिए देखिए, संसाधनों का पहला राइट जवाब दूंगा। ये अभिजीत जी ने कहा है। सवाल का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। दूसरा आपने कहा था कि डिस्कशन का जो मेयार है वो गिर रहा है। विनोद जी जब आपकी डिबेट में ठीक है, जब आपकी डिबेट में झूठ परोसा जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो वो मेयार गिरता है। इन्होंने क्या कहा? आपने नहीं बोला। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। 20 जनवरी 2024 को राहुल गांधी की यात्रा जो थी, न्याय यात्रा कहां से शुरू की? न्याय यात्रा कहां से शुरू की बताओ? न्याय यात्रा कहां से शुरू की? न्याय यात्रा कहां से? साहिल जी आपने गलत सुना, आपने इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए। जो सुनते हैं मैं यही बात कर झूठ। 20 जनवरी 2024 को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश में अरे झूठ का झूठ विनोद जी की पंड सही कहा था डोगरी में कि तुम झूठ की पंड हो। सही कहा था झूठ की पंड। अब आप मादा रखिए सुनने का। झूठ की पंड कौन है? वो देखो तुमको पता लगे झूठ की पंड कौन है। अभिजीत जी चलिए आराम से इतने पुराने जर्नलिस्ट आप सत्य बताए आप सत्य बताएं क्या वो गेट आप बताएं सत्य इनको। झूठ बोलने से क्या होगा? झूठ बोलने से क्या होगा? नहीं गए ये ले लो। चलिए आप संसाधनों वाली बात बताइए। संसाधनों का पहला राइट ये भी झूठ है। ये भी झूठ सब झूठ है, सत्यवादी विरोधी है। ये वो बात साफ होगी ना कि इनका काम है सिर्फ शोर डालो, झूठ परोसो, नहीं मानेगी जनता। देश के संसाधनों में जो पहला हक है वो ओबीसी और ब्रैकेट में कुछ लिखा भी हुआ है। माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। धर्म विशेष का नाम लिया, धर्म विशेष का नाम लिया। थॉट की कसम खाई हुई है, उसकी शपथ लेके देश के प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ। इसलिए ये झूठ बोलते हैं। इसलिए ये लोग आपकी डिबेट में आके जब झूठ बोलते हैं तो डिस्कशन का जो मेयार है वो गिरता है। मैं इस कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो जम्मू की जनता निकली हुई है वो उस आदमी को वो आपको हराने के लिए निकली हुई है। जिसने संसद में वो आपको हराने के लिए निकली हुई है। आपको हराने के लिए निकली हुई है। पर भी आरोप लगाया है अभिजीत जी ने। वो आपको हराने के लिए निकली है। हाँ यस 2 दिन से चल रहा चर्चा। अरे आपने अभी तक बात नहीं रखी है। चलिए सही जी आप मेरी बात तो सुनिए। जुगल किशोर शर्मा पर 31 करोड़ की लायबिलिटी कहां चली गई? चलिए कानून बैठा करने के लिए निकले हैं लोग, निकले हैं कि रंधावा का कि जम्मू कश्मीर से है वो भ्रष्टाचार। लेकिन अब आपके कंट्रोल में है, जरा फिर से आप हो बैठे। अब आपके कंट्रोल में है, ये बताएं आपके कंट्रोल में। चलिए साहिल जी 1 मिनट में रुकिए, समय नहीं है। 1 मिनट में हक में बोलती आई है, आगे भी हक में बोलती रहेगी। ये जो अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, अरे बाबा अमरनाथ यात्रा के बाद आप ही लोगों ने हमारे साथ सरकार बनाई। चलिए आप सनातन की बात करने वाले, आप सोचा नहीं कर रहे, आप सोचा नहीं कर रहे। चलिए चलिए साहिल जी, अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, महाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, साहिल जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरें और देखते रहिए नतीजे क्या कहते हैं या पोलिंग क्या कहती है, और बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।